नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हालिया समय में जम्मू कश्मीर में जो मतलब पीछे किसका हाथ है और सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या सरकार एक्शन ले सकती है, ये जानेंगे हमारे साथ। तो सर नमस्कार। नमस्कार अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यहाँ 10 आतंकवादी आए थे, 6 थे पाकिस्तानी, 4 थे लोकल। और पहले उन्होंने रैकी की पूरे एरिया की और उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पे अटैक कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूरी सर्च की। क्योंकि पहलगाम वो एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्योंकि देखा जाए तो श्रीनगर के अंदर या कश्मीर के अंदर इवन जो नॉर्मल जगह वहां पे थोड़ी सिक्योरिटी होती है, सीआरपीएफ के लोग होते हैं, लेकिन कई कई ऐसी जगह जहां पे सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सब जगह सिक्योरिटी रखना पॉसिबल नहीं है। और एक ये भी धारणा थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी ऐसी जगह अटैक नहीं करेंगे जहां पे टूरिस्ट जाते हो। नॉर्मली ये कर नहीं रहे। ठीक है, जो इनके लोग जाते हैं पहलगाम के अंदर अपना आगे जाने के लिए, अपने दर्शन करने के लिए मंदिरों के, उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई पहले अटैक नहीं किया गया, इसलिए इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया। और पाकिस्तान की बड़ी सोची समझी चाल थी। और इसके पीछे जो सारा काम माना जा रहा है वो माना जा रहा है आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट थी, जहां पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम का किया। वो हिंदू मुस्लिम करके कुछ पंगा लेना चाहते थे इंडिया के अंदर कि मुर्शिदाबाद के अंदर और ज्यादा मुसलमान शोर मचाना शुरू कर दें या वक्फ बोर्ड के ऊपर मुसलमान बोलना शुरू कर दें, लेकिन वहां तो कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने मिलिटेंट से कहा कि जाओ इंडिया के अंदर और हिंदुओं पे अटैक करो। यहाँ पे जो हिंदुओं पे अटैक किया गया सिलेक्टेड तरीके से किया गया, यानी कि चुन चुन के नाम पूछ के, और उनको डाउट हुआ किसी का तो उसके कहते कलमा पढ़ो, फिर उनको मार दिया गया। और बहुत बड़ा अटैक हुआ, 28 लोग मारे गए और बहुत से इंजर्ड हुए। और फिर उन्होंने ये भी कहा उनको कि जाके मोदी को बता देना कि हमने अटैक किया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएम मोदी सऊदी अरब गए हुए थे, उनका वहां का दौरा था, और पीएम मोदी दौरा छोड़ के वापस आ गए सिचुएशन को देखते हुए। दूसरी तरफ यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वीडी वांस वो इंडिया के अंदर आए हुए थे, और जयपुर और उसके बाद आगरा जाना था उन्होंने। और ये आतंकवादी हमला जो पाकिस्तान ने किया वो बेसिकली आसिम मुनीर की डायरेक्शन पे किया। लेकिन इससे क्या अचीव करना चाहते थे? एक तो पाकिस्तान ये चाहता है जो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है वो बंद हो जाए, क्योंकि पहले पाकिस्तान कश्मीर के अंदर 500 रुपए देता था पत्थर फेंकने के लिए डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, रोड बनने शुरू हो गए, ब्रिजेस बनने शुरू हो गए, जितनी भी पंचायत थी वहां पे लाइट दे दी गई, सड़कों पे लाइट लगा दी गई, और बहुत डेवलपमेंट हो रही थी। साल में 40,000 करोड़ का खर्चा किया जा रहा था कश्मीर के अंदर। फिर वहां पे रेल लिंक डेवलप हो गया। रेल लिंक डेवलप होने से उनकी ट्रेड बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि जब रोड और रेल लिंक बढ़ेंगे तो ट्रेड भी बढ़ेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। जो वहां से फ्रूट्स आते थे वो आराम से आने शुरू हो गए और उनका बिजनेस बढ़ गया, खुश हो गए। और बहुत से कश्मीरी, जैसे हम लोग बहुत से लोग जाते हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन बहुत से कश्मीरी गोवा जाने शुरू हो गए, क्योंकि उनको समुद्र अच्छा लगता है। तो ये पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पीओके का बुरा हाल है और पीओके के अंदर पाकिस्तान सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ वहां पे बीएलए अटैक कर रही है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, और तीसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी के जो मिलिटेंट है वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरी चौथी तरफ इवन सिंध के अंदर इंस्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहां पे 40% पॉपुलेशन भूखी मर रही है, चीजें महंगी हो गई हैं बहुत ज्यादा, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, लोन मिल नहीं रहा। तो इनका पर्पस था कि अटेंशन को डाइवर्ट करना और किसी ना किसी तरीके से जो पाकिस्तान के लोगों की अटेंशन वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए और इंडिया की इकोनॉमी को धक्का लगे। लेकिन इनके इस एक्शन से जो कश्मीर के लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। देखिए, 1 साल पहले कश्मीर के अंदर गया था मैं, और मैंने वहां पे सिचुएशन देखी। जब मैं बीइंग इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां गया तो वहां की सिचुएशन देखी, मुझे कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी लगी कि वहां के लोग आपसे हेट करते हो। और इवन लोग बिंदी लगा के घूम रहे थे और फ्रीली घूम रहे थे। और साथ में जहां पे भी आप ठहरिए, घर घर के अंदर होटल खुल गए, लोग होटलों को छोड़ करके घर में रह रहे थे, वहां पे उनको आराम मिलता था, फैसिलिटी मिलती थी। और उसके साथ साथ जो डल लेक है वहां पे पूरे टूरिस्ट घूम रहे थे और उनका भी बिजनेस बढ़ गया। वहां पे होटल रेस्टोरेंट वो भी अच्छे चलने लग गए, और होटल रेस्टोरेंट के अंदर स्पेशली अटेंशन रखी गई, स्पेशल ध्यान दिया गया कि वहां पे वेजिटेरियन फूड अवेलेबल हो, क्योंकि ज्यादातर इंडियन जो जाते हैं नॉर्थ से
वो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, गुजरात से जाते हैं वो भी वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो इनका पूरा ध्यान रखा गया और हमारी बड़ी इज्जत हुई। आज लोगों की इज्जत हो रही थी, वहां पे लाखों करोड़ों लोग जाने शुरू हो गए कश्मीर के अंदर, जिससे कश्मीर नॉर्मल होना शुरू हो गया। नॉर्मल तो है ही, साथ में कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन इस एक्शन से पाकिस्तान के कश्मीर के लोगों की इनकम पे बहुत बड़ा डंडा मारा है पाकिस्तान ने। और कश्मीर के लोग आज हेट तो करते थे पाकिस्तान को, आज पूरे हेट करने लगे। फिर मैं एक पाकिस्तान का टीवी चैनल देख रहा था, वहां पे एक कश्मीरी लड़का बैठा था, उससे बात कर रहे थे। उसने कहा हमें इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों कन्वर्ट तो किया नहीं जा रहा है यहाँ पे, अब मुसलमान है तो हैं मुसलमान। दूसरी बात है कि हमारा बिजनेस चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी है, लोग खुश हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप अपने पीओके को देखो, वहां पे क्या हाल है, वहां पे तो लोगों का बिजनेस नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, लोगों को मार रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है। और आज इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी हो गई वर्ल्ड के अंदर कि इंडियंस को पूजा जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को धक्का मारा जा रहा है हर एक कंट्री से। तो जो सारा का सारा काम किया पाकिस्तान ने, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हिंदू मुस्लिम का इशू उठा दिया और उसके बाद टेररिस्ट भेज करके इन्होंने उसको और ज्यादा धक्का दे दिया। और इस टाइम पे यहाँ पे आवाज उठ रही है कि इंडिया एक्शन ले, बहुत जल्दी एक्शन ले, क्योंकि स्पेशल इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पीएम मोदी आ गए अपना टूर छोड़ करके, अमित शाह पहलगाम चले गए और यहाँ पे मीटिंग की जा रही है, आर्मी के ऑफिसर्स की जा रही है, तीनों आर्मी के ऑफिसर्स की मीटिंग की गई, एनएसए ने अलग मीटिंग की और मीटिंग करके एनएसए इवन पीएम को ब्रीफ करने चले गए कि क्या एक्शन लेना चाहिए फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर। सूद सर, किस तरह का एक्शन हो सकता है? क्योंकि भी देख लिया, उरी अटैक भी देख लिया, किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये लगातार चलता ही आ रहा है। देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हमने जब पुलवामा हुआ तो उरी अटैक कर दिया, पुलवामा हुआ तो बालाकोट कर दिया, जब उरी अटैक किया तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, तो उसके बाद पाकिस्तान चुप बैठ गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान फिर भड़कने लग गया था और ये जो अटैक किया वो पाकिस्तान ने किया हिंदुओं के ऊपर, स्पेशली हिंदू को टारगेट किया गया, हर एक का आईडी चेक किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने के लोग जो आए थे उन्होंने इनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी, उनकी फोटो रिलीज हो गई, बहुत सी चीजें पकड़ी जा चुकी हैं और हमारी आर्मी पूरे दम लगा रही है वहां पे इनको पकड़ने का। तो अब लोग एक्शन की बात कर रहे हैं कि स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 3 तरीके के एक्शन होंगे। पहला एक्शन, मिलिटेंट को सर्च करना, उनको पकड़ना, क्योंकि वहां पे हेलीकॉप्टर भी लगे, और इनको एलिमिनेट करना, ये होगा पहला एक्शन जो बहुत जरूरी है। दूसरा एक्शन होगा कि यहाँ पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक कोई पर्पस नहीं सॉल्व करेगी। दूसरा एक्शन होगा कि बॉर्डर के ऊपर पूरी आर्मी को तैनात किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डर में उनके पोस्टें हैं उन पे अटैक किया जाएगा ताकि पाकिस्तान डिस्टर्ब रहे, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही बड़ा परेशान है। एक तरफ वहां पे टीटीपी इनको तंग रखा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों ने इसको परेशान कर रखा है, तीसरा पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन पीओके के अंदर वो भी खराब है। तो पाकिस्तान की के ऊपर अटैक किया जाएगा बॉर्डर पे, क्योंकि वहां पे एक दोनों तरफ पीस है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई एक्शन नहीं हो रहा और लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान मिलिटेंट भेज रहा है। तो इंडिया अगर इनको बॉर्डर पे अटैक करता रहेगा, पाकिस्तान के पास तो आर्टिलरी जो है उनके एम्यूनिशन तक नहीं है, अगर वहां अटैक करेगा तो पाकिस्तान का खर्चा होगा, एक एक जो इनका आर्टिलरी है वो 10-10 हजार रुपए की आती है, तो इंडिया के पास तो कमी नहीं है। पाकिस्तान का डिफेंस का बजट है $10 बिलियन का, हमारा डिफेंस का बजट है $70 बिलियन का, साथ में हर एक साल हम $20 बिलियन खर्च करते, ऊपर से खर्च करते हैं मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, तो हमारे पास तो आज पैसे की कमी नहीं है। इंडिया आज वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और बहुत जल्दी 4थी या 3री बनेगी। लेकिन पाकिस्तान, उनकी जो इकोनॉमी है वो 300-325 बिलियन की है, उसमें से $280 बिलियन तो पाकिस्तान ने लोन देना है, खाने पीने की चीजें नहीं है, शॉर्टेज है हर एक चीज की, आलू प्याज सबकी शॉर्टेज है। तो पाकिस्तान वार को सस्टेन नहीं कर पाएगा, इवन लिमिटेड वार। हमें एलओसी को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो बॉर्डर है उसको भी हमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, एलएसी को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर गोले बरसाते रहो, पाकिस्तान को परेशान करते रहो ताकि पाकिस्तान बीती रहे, और अगर वहां पे गोलाबारी चलती रहेगी तो पाकिस्तान के मिलिटेंट भी अंदर आ सकेंगे। तीसरी बात है कि जो हमारे पास तोपें हैं वो है 40-40 किलोमीटर की, बफोर की तोपें 40 किलोमीटर तक जाती हैं और बाकी तोपें भी 40 किलोमीटर की रेंज है। पाकिस्तान के पास हल्की तोपें हैं। और चौथी बात है कि अगर हमने पाकिस्तान के किसी कैंप पे, मिलिटेंट कैंप पे अटैक करना है तो हमें अपनी एयरफोर्स भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रफाल प्लेन्स भी हैं, हमारे पास सुखोई हैं। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास बीवीआर रेंज की मिसाइल्स हैं। बीवीआर क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जहां तक आपको दिखता नहीं वहां की मिसाइल है।
ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 260 किलोमीटर की, लेकिन हमने सुखोई के ऊपर 400 किलोमीटर की ब्रह्मोस की मिसाइल लगा दी है। फिर 600 किलोमीटर की मिसाइल हम तैयार कर रहे हैं। फिर हमारे पास दूसरी और मिसाइल है जो हमने पैलेस्टाइन से लिए, जो हमने इजराइल से लिए, या हमने फ्रांस से लिए। तो हमारे पास तो कमी नहीं है इन चीजों की, बहुत सा एम्युनिशन हमारे पास। तो मुझे लगता है कि हमारे को एक टाइम भी मिल जाएगा खर्चा करने का। लेकिन तीसरा एक्शन, ये जो एक्शन होगा बॉर्डर पे लोगों को बताने का कि हम पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और उसका बदला ले रहे हैं। तीसरा एक्शन जो थोड़ा सा लंबा लगेगा वो होगा बलूचिस्तान को लिबरेट कराना। क्योंकि देखिए, पहले इंडिया ने एलटीटी बनाई थी श्रीलंका को के अंदर, जब यहाँ पे हम पाकिस्तान यूएस बेस बनाने की कोशिश कर रहा था ट्रिंकोमारी के ऊपर, तो हमने एलटीटी खड़ी कर दी थी क्योंकि अमेरिका की बेस बनती है यहाँ पे तो हमारे लिए खतरा हो जाता। दूसरा, जब बांग्लादेश को लिबरेट कराया था तो मुक्ति वाहिनी तैयार की थी, और दोनों में रॉ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनको ट्रेनिंग दी थी, इनके मिलिटेंट को तैयार किया था और पाकिस्तान पे कब्जा, पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया था। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान को लिबरेट कराएंगे, उसके लिए हमें क्या जरूरत है? क्योंकि बलूचिस्तान के जो फाइटर हैं वो पहले ही तैयार हैं, उनको लड़ाई करनी आती है, वो एक तरीके से आर्मी है, और उनको अगर हम सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, तो वो पाकिस्तान की आर्मी का कचूमर निकाल देंगे। वैसे भी टीटीपी लगी है पाकिस्तान के पीछे। और तीसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी को बॉर्डर पे एंगेज रखा जाएगा। पाकिस्तान की 5 लाख की आर्मी है, तो पाकिस्तान की आर्मी कहां कहां घूमेगी? टीटीपी से लड़ेगी, बीएलए से लड़ेगी, या अपने पीओके के अंदर काम करेगी। और उनको पूरे बॉर्डर के ऊपर अगर हम गोलियां चला के, बंदूकें चला के, या साथ में तोपें चला करके बिजी रखेंगे तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और साथ में अगर इंडिया ने बलूचिस्तान को लिबरेट कराने के लिए उनको मदद दे दी, क्योंकि एक अजीत डोभाल का वीडियो आया था, वो कहीं बोल रहे थे किसी मौके के ऊपर, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या कहा, अगर पाकिस्तान दोबारा से 26/11 करेगा तो हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। तो अब टाइम आ चुका है बलूचिस्तान को अलग करने का, और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और बलूची तैयार हैं, वो इंडिया से मर्ज भी होना चाहते हैं, लेकिन इंडिया को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान से पीओके अलग हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपके तालिबान बैठा है अफगानिस्तान के अंदर, जो खैबर पख्तूनख्वा का ड्यूरन लाइन है उसको खत्म करना चाहता है, तो वो आधा तो खैबर पख्तूनख्वा अपने आप पास ले जाएगा, तो पाकिस्तान टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये इंडिया को चाहिए भी। लेकिन आज दूसरी बात क्या है कि वर्ल्ड इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, उसने इंडिया को सपोर्ट किया, इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया, तीसरा इंडिया को सपोर्ट किया रशिया ने, और इवन यूएई और बाकी कंट्रीज है जो गल्फ की, वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है। तो पाकिस्तान के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। इवन चाइना ने कंडेम किया है जो टेररिस्ट अटैक है। और एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, लोग इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? ये जो अटैक किया गया सिविलियंस के ऊपर, इसको लोग कंपेयर कर रहे हैं जो इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7 में अटैक किया था हमास के द्वारा, उससे कंपेयर कर रहे हैं। वहां पे सिविलियन को टारगेट किया गया था, और इससे पाकिस्तान की इमेज खराब हो गई, पाकिस्तान की पोजीशन बर्बाद हो गई। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इशू के ऊपर कोई भी सपोर्ट करेगा और इंडिया को सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे सिविलियंस, नॉर्मल सिविलियंस, अनआर्म्ड सिविलियंस को अटैक किया गया। तो पाकिस्तान ने पहले गलती की थी 26/11 करके, आज दूसरी गलती कर दी है। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ये भी सोच रही है जो अननोन गनमैन है उनको एक्टिवेट किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिटेंट को एनिवेट कर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के हिसाब से जो डेंजरस एलिमेंट्स हैं, जो इंडिया की वांटेड लिस्ट के अंदर है, वो है 250, इनको एलिमिनेट करने का काम शुरू कर दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान जब इंडिया के अंदर टेरर अटैक कर सकता है, सिविलियंस को मार सकता है, तो हम क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर जाके इन गुंडों को मार सकते, इन मिलिटेंट को मार सकते? ये हमारी राइट बनती है, और हमें पूरा वर्ल्ड सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहां पे ट्रंप है, ट्रंप भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, रशिया इंडिया के साथ खड़ा होगा, और बाकी कंट्रीज गल्फ के अंदर वो भी इंडिया के साथ खड़ी होंगी। तो एक इंडिया के लिए जो मुझे लगता है प्लान ये है कि 3 टायर अटैक, मिलिटेंट को मारना इंडिया के अंदर जो जिन्होंने अटैक किया, दूसरा पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रेगुलर फायरिंग करना, और पाकिस्तान की पोस्टों को बर्बाद करना, ताकि पाकिस्तान की वैसे भी आर्मी डिमोरलाइज है, उनको और ज्यादा डिमोरलाइज करना। फिर पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन, उनसे पाकिस्तान के मिलिटेंट को रिमूव कराना या उनको मरवाना। चौथा काम, बलूचिस्तान को सपोर्ट करना फाइनेंशियल तरीके से और पॉलिटिकल सपोर्ट से, ताकि बलूचिस्तान लिबरेट हो सके। इसके अंदर इंडिया को सारी कंट्री सपोर्ट करेगी वर्ल्ड की, और पाकिस्तान टूट जाएगा। जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा ये चीजें चलती रहेंगी। और चौथी बात ये आती है एक और, कि सारे चीज की जड़ कौन है? ये मिलिटेंट जड़ नहीं है, इसकी सारी जो जड़ है, सारी प्रॉब्लम, वो है आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर पे पूरा टारगेट, इंडिया का पूरा ध्यान चला गया आसिम मुनीर के ऊपर, कि इसको तोड़ दो, आर्मी को बर्बाद कर दो, और
इंडिया जब ये काम करेगा तो इवन इमरान खान के सपोर्टर वो इंडिया के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इमरान खान को आसिम मुनीर ने जेल में डाल के रखा है पिछले 2-2.5 साल से, वो भी सपोर्ट करेंगे इंडिया को। और आसिम मुनीर को हटाना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है और उसको डायरेक्ट वार करने की जरूरत नहीं है, हमें भी चाल चलनी चाहिए। जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर इतने काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर? सरकार को करना चाहिए सर ये। सूद सर, राहुल गांधी का एक बयान आया कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की, तो इस पर आप क्या कैसे? देखिए राहुल गांधी हुआ था। हाँ, देखो राहुल गांधी जो है ना वो गए हैं यूएस के अंदर। राहुल गांधी यूएस के अंदर जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा इंडिया को टारगेट करते हैं। जब भी राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं तो इंडिया में कोई बड़ा काम हो जाता है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी बैंकॉक जाते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं, दूसरा काम करते हैं वहां पे। मुझे नहीं पता क्या काम करते हैं, लेकिन कुछ दूसरा काम करते हैं। तो राहुल गांधी जो अकाउंटेबिलिटी मांगी है, उन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने मोदी को कहा तुम अकाउंटेबल हो। भाई राहुल गांधी, आप अकाउंटेबिलिटी दो कि आप इंडिया एंटी इंडिया स्टेटमेंट क्यों देते हो। और दूसरी बात, आप अकाउंटेबिलिटी दो कि जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें आपने कितने पैसे खाए हैं। आप अकाउंटेबिलिटी दो कि बिफोर केस के अंदर राजीव गांधी को क्या क्या मिला था, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर आप अकाउंटेबिलिटी दो, जब आप चाइना में गए थे 2008 में, जुलाई 2008 में, तो आपने चाइना के साथ क्या एग्रीमेंट किया था, ये अकाउंटेबिलिटी दो। फिर आप अकाउंटेबिलिटी दो कि आप जब ढोकलाम हुआ था तो चाइनीज एम्बेसडर से मिलने चले गए थे, तो आपने उनसे क्या बात की, वो भी आप अकाउंटेबल हो। फिर आप अकाउंटेबिलिटी दो, आप एंटी इंडिया स्टेटमेंट क्यों देते हो। फिर आप ये भी बताओ सबको कि आप आलू से सोना कैसे उगाते हो। तो राहुल गांधी से तो अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए बहुत सी चीजों की। आप मांगते हो मोदी से अकाउंटेबिलिटी, मोदी फॉरेन गए थे, फॉरेन की विजिट छोड़ करके आ गए, तुम भी फॉरेन से आ जाओ, आओ देश का भला करो। लेकिन आएंगे नहीं, क्योंकि इनके वहां काम है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। जब तक ये इंसिडेंट चलती रहेगी राहुल गांधी इंडिया के अंदर नहीं आएंगे। और जब भी राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं तो इंडिया के अंदर कुछ बड़ा हो जाता है। कोइंसिडेंस है या क्या है? तो सर, जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया था, हम कितने कैपेबल हैं पाकिस्तान के करने के लिए? देखिए सिचुएशन दोनों की अलग अलग है। हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं जी, लेकिन हमें डायरेक्ट वार की क्या जरूरत है। इजराइल ने जो हमास पे किया ना, तो इजराइल के उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो इस्लामिक कंट्री हैं, जो हार्डलाइन इस्लामिस्ट हैं, उनके पास न्यूक्लियर बम होना नहीं चाहिए। देखते हैं यूएस क्या करता है, क्योंकि यूएस की फोर्सेस वैसे भी अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर चुकी हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। और वो जो न्यूक्लियर आर्म्स है चाइना और ईरान के, उनको लेना चाहते हैं, ये उनकी प्लान भी है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन हमको क्या जरूरत है इजराइल जैसा अटैक करने की या काम करने की? हम तो बलूचियों को कहेंगे तुम लड़ो, हम मजे देखते हैं, बलूची लड़ेंगे और हम पाकिस्तान की आर्मी को बिजी रखेंगे बॉर्डर पे, ताकि पाकिस्तान की आर्मी की हिम्मत ना हो, ना इधर के ना उधर के, और पाकिस्तान की आर्मी सब तरफ से घिर जाएगी क्योंकि टीटी पे अटैक कर रही है। बलूचियों को सिर्फ क्या चाहिए, बलूचियों को पैसा चाहिए, आर्म्स एमुनिशन मिल जाते हैं तो दो उनको पैसा, और अगर उनकी आप इंटीरियम गवर्नमेंट तो सारा काम हो जाएगा। और वर्ल्ड से सपोर्ट मांगो। तो बेसिकली क्या है कि हमें हमास जैसा एक्शन अभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम दूसरे एक्शन कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। सूद सर, जो जिस ऐसे हमले होते हैं बार बार, जो हमारे देश की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, पाकिस्तान से खड़ी मिलती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या इनको भी सपोर्ट मिलती है वहां से? देखिए ऐसा है, हमारे बहुत से लोगों की लॉयल्टी इंडिया के साथ नहीं है। कभी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया इंडिया के फेवर में, कभी अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है इंडिया के फेवर में? क्या टीएमसी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है इंडिया के फेवर में? इनकी तरफ से कोई इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट नहीं आएगी। इनकी स्टेटमेंट आएगी हिंदुओं के खिलाफ, इनकी स्टेटमेंट आएगी मुस्लिम के फेवर में, इनकी स्टेटमेंट आएगी जो इंडिया के दुश्मन है उनकी तरफ, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन इंडिया के हिंदूज की तरफ ये स्टेटमेंट नहीं आएगी। जो अब जो वाड्रा है, जो दामाद है इनके, उन्होंने भी स्टेटमेंट इस टाइप की दे दी है, हिंदुओं को टारगेट किया। तो ये हेट करते रहेंगे, हिंदुओं को करते रहे, कोई बात नहीं, हम अपने चलते रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे सीडीएस थे विपिन रावत, तो उन्होंने कहा इंडिया को 2.5 तरफ से खतरा है, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, आधे और 50% इंडिया से। लेकिन आज इंडिया को खतरा है 3.5%, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और 3.5 क्यों 4, एक तरफ इंडिया के अंदर जो हमारे अपोजिशन की पार्टीज बैठी हैं उनसे खतरा है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी इंडिया के साथ है ही नहीं।
उन्होंने कभी आज ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं दी कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, बड़े खुश हैं। वो हमेशा टारगेट करते हैं इंडिया को, मोदी को टारगेट करते करते वो देश को टारगेट करने लग जाते हैं। तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई जरूरत भी नहीं उनसे एक्सपेक्ट करने की। विरोध करती है सरकार, एक्शन क्यों नहीं लेती इन पे? इनके अब बाद एक्शन दिखता ही है क्योंकि इन पे देखो, अपोजिशन पार्टियों पे एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई आप इन पे कोई लीगल एक्शन तो ले नहीं सकते इन चीजों के ऊपर, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी है। इनके ऊपर सिर्फ लोग एक्शन ले सकते हैं। पहले भी इनको पार्टी से बहुत से पावर से निकाल दिया था, वो एक्शन लोगों का बनता है, और अब भी दोबारा पावर में नहीं आएंगे जब तक इनका एटीट्यूड एंटी नेशनल रहेगा, तो पावर में तो आएंगे ही नहीं। यही बहुत बड़ा एक्शन है। हाँ जी, सूद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप